कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले चैप्टर 3 के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आज। ठीक है, 2 चैप्टर के नोट्स अपने ऑलरेडी हो चुके हैं, सीरीज आप देख सकते हैं पीछे जाके। और आज अपन चैप्टर 3 के शॉर्ट नोट्स बनाने वाले। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। इससे पहले है इलेक्ट्रिक करंट की, क्लास 10th में भी आपने पढ़ी है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज पर टाइम। फिर आता है करंट डेंसिटी, ये आप 12th में पढ़ा है, वो होता है J, वेक्टर है, करंट डिवाइड बाय एरिया। करंट पर एरिया को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला बनता है E टो अपॉन m। ठीक है, द वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मोबिलिटी का फॉर्मूला आता है। मोबिलिटी क्या होता है? इट्स वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितनी वेलोसिटी गेन होगा। 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, उससे हम क्या बोलते हैं? उसकी मोबिलिटी बोलते हैं। म्यू इसका सिंबल अपन यूज करते हैं। इसके बाद ईएमएफ, ईएमएफ का देखो फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, आज यहाँ पे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो ये रहा यहाँ पे I करंट हो गई, और V उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और यहां से V इज इक्वल टू क्या बन जाता है? E माइनस IR। अच्छा, इसमें ध्यान रखना V का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये यूज करना है जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी यूज हो रहा है करंट फ्लो करने के लिए। और ये कब होगा? जब आपका चार्ज, आपका जो सेल है वो चार्ज हो रहा है, यानी उस सर्किट में उससे बड़ा एक सेल होगा जो उसको चार्ज कर रहा है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग उसका पोटेंशियल E प्लस IR करना है, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग किसी सेल का तो E माइनस IR करना है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर जो आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी, वर्क डन पर चार्ज, तो इसका मैकेनिकल फॉर्मूला है, और उसी से क्या बना है? P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू एक फॉर्मूला I स्क्वायर R, ओम्स लॉ का यूज करके, और एक P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ये हमारे फॉर्मूले हैं 3 पेज पे। अब इस चैप्टर के जो लॉज है, क्योंकि हम हमेशा डेफिनेशन बाद में उस चैप्टर के लॉज पे बात करते हैं, तो देखो यहां पे यहां पे लॉज है। पहला ओम्स लॉ, वैसे तो वो लॉज आपने क्लास 10th में पढ़ा है, V प्रोपोर्शनल टू IR, जिससे V इज इक्वल टू IR बना। एक किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ यहां 2 है, एक तो KCL जिसे जंक्शन लॉ बोलते हैं, और दूसरा KVL जिसे आप क्या नाम उसका, जंक्शन लॉ, लूप लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है कि समीशन ऑफ ऑल I इज इक्वल टू कितना होता है? 0, यानी टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। और KVL जो होता है उसमें टोटल V आपका 0 होता है, जिससे अपन टोटल E माइनस टोटल सम ऑफ टोटल IR इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो बेसिकली अपन फॉर्मूले में इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला अपन इसमें यूज करते हैं जब कोई सर्किट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 लॉ हमारे हो गए, साथ साथ नोट करते जाना इसको। ठीक है, अच्छा अब ये 3 ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर को लेके अब अपन अगले सेक्शन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? ग्राफ और डायग्राम के डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी ग्राफ है, टेम्परेचर के साथ में किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। ये है एलॉयज के लिए, यानी 2 से ज्यादा मेटल मिलकर कोई वायर बना हुआ है, उसकी थोड़ी डिपेंडेंसी कम होती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये है सेमीकंडक्टर के लिए, यहां पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान कर लेना। हाँ, 3 ग्राफ ये हो रहा है, इनको लेके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ है, उसमें ये 3 ग्राफ है। ठीक है, ये 2 तो सेमीकंडक्टर के हैं, ये सिंपल आपका V प्रोपोर्शनल टू I वाला ग्राफ है, यानी ओम्स लॉ एक लिमिट तक फॉलो होता है, उसके बाद वो लीनियर नहीं रहता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, ये सब आप साथ साथ नोट करते जाओ अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, अब आते हैं वो डेरिवेशंस, लास्ट सेक्शन अपना, और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले बन के आते हैं, लास्ट में कौन कौन से डेरिवेशन हमें रिपीट करने हैं, याद करने हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करने। उनमें से पहला आता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, वो होता है E टो अपॉन m। अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां वेक्टर है, डिवाइड बाय टो डिवाइड बाय m, और ये हो जाएगा।
ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको का फॉर्मूला क्या बनेगा, NeAVD। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया और VD उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। अब रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J और इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो इसका रिलेशन ये होता है जिसे अपन वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। करंट डेंसिटी J इक्वल टू, ये क्या है कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी और E क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों आगे, आगे है डेरिवेशन कुछ और भी है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड रेजिस्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है M अपॉन N नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर और टो वो क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, जिससे रिलेशन क्या बन के आता है, ये वाला बन के आता है मेटल्स के लिए, जिसका ग्राफ अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। अब एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका R इज इक्वल टू मेरे ख्याल में E माइनस V अपॉन V इंटू R, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको बिल्कुल, ठीक है। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन क्या होती है कि आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट नहीं जानी चाहिए, उसको हम बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस केस में क्या होता है, अगर आपको थोड़ा डायग्राम ध्यान होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये P होता है, ये Q होता है, इसे R ले लीजिए और इसे S ले लीजिए। यहां पे आपका गैल्वेनोमीटर है, ये S हो गया, तो यहां पे बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये बैलेंस कंडीशन आपसे प्रूव करवा सकते हैं यूजिंग किरचॉफ लॉ, ये हमारे सिलेबस में डेरिवेशन है और मेरे ख्याल में ये ही आपका पूरा 3rd चैप्टर है, ठीक है। अच्छा एक चीज हो रही, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें भी एक सीरीज और एक पैरेलल है, उसका फॉर्मूला भी अपन साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में तो सिंपल, अगर मानो दो सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में, उनका टोटल EMF E1 प्लस E2 और उनके सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका नेट कितना आएगा R1 प्लस R2। उसके बाद करते हैं पैरेलल में बात। पैरेलल में फॉर्मूला जो बनता है E इक्विवेलेंट का, वो बनता है E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। और पैरेलल में लगे हुए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वही फॉलो होगा, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूले बन के आ जाते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले सब आप फटाफट नोट कर लो और ये आपके एग्जाम में लास्ट टाइम रिवाइज करने बहुत काम आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।